जब टूटने लगे हौसले, जब टूटने लगे हौसले, तो बस ये बात याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये बात याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में, ढूंढ लेना अंधेरे में जगह अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार, प्रणाम। मैं सुरेश सोनी, सोनी सर इंस्टीट्यूट की तरफ से इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन सब्जेक्ट में सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड 20-20 MCQ लेके आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि इससे आपको एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। काफ़ी आसान भाषा में समझाए गए हैं और आप इस वीडियो को देखिए और अपने कमेंट्स जो है मुझे कमेंट सेक्शंस के अंदर मेंशन कीजिए। यस, आज इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस से रिलेटेड 20 MCQs अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिसमें से इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 10 MCQs हैं और दोनों को काफ़ी डिटेल के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। देखते हैं फर्स्ट वन क्वेश्चन जो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड क्या कह रहा है। फर्स्ट वन क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। आप लोग इसमें क्या क्या ऑप्शन है उसके हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं। वैसे अपन इसको पढ़ चुके हैं। टू प्रूव दैट सॉफ्टवेयर इज बग फ्री। यहां पर देखिए, कोई भी जो सॉफ्टवेयर होता है वो 100% बग फ्री नहीं हो सकता। इट इज इम्पॉसिबल। वो उसका कुछ पार्ट होता है पार्शियल के, उसको बग फ्री करना है, लेकिन ये इसका प्राइमरी एम नहीं। जब भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं वो बग फ्री होता है अप टू सम लेवल, पर 100% कभी नहीं होता और ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। टू आइडेंटिफाई द डिफेक्ट्स एंड एंश्योर द सॉफ्टवेयर मीट्स द रिक्वायर्ड स्पेसिफिक, ये दिस इज द करेक्ट आंसर एक्चुअली। अगर इसको ध्यान से देखें तो इसका जो मेन पर्पस होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, कि जो सॉफ्टवेयर जो बनाया गया है जिस क्लाइंट के लिए, वो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बना है या नहीं, उसकी बिजनेस नीड्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं, और उसके साथ में वो बग फ्री होना चाहिए ताकि उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी स्पीड से जो अदर फैक्टर वो स्मूथली वर्क कर सके। तो ये इसका करेक्ट, आगे चेक कर लेते हैं। टू डेवलप द न्यू फीचर्स फॉर द सॉफ्टवेयर, डेवलप करते हैं लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है टेस्टिंग का। टू स्पीड अप द रिलीज प्रोसेस, ओके है, लेकिन इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये वाला आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, सेकंड वन। Which type of testing verifies that individual components or modules of software work as expected in isolation? यहां पर देखिए, अपन ने जब लेक्चर है उसके अंदर डिस्कस किए थे, ये जितनी भी वेराइटीज के हैं उनके अंदर क्या बात कर रहा है, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स और आइसोलेशन के अंदर। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन कौन से थे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना यूनिट टेस्टिंग इज द करेक्ट आंसर। रीजन ये कि यूनिट टेस्टिंग जो होता है ये किसी भी सिस्टम का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जो इंडिविजुअल पार्ट होता है, आइसोलेटेड पार्ट, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरा कंपोनेंट क्या कर रहा है, उसकी इंडिविजुअल टेस्टिंग करता है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है ये आपको बताया था। जैसे नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हैं, फर्स्ट मॉड्यूल, फिफ्थ मॉड्यूल एंड 10 मॉड्यूल किसी एक पर्पस को सॉल्व कर रहे हैं, किसी एक फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, तो उनको कंबाइन करके जो टेस्टिंग करेंगे वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहलाएगी। सिस्टम टेस्टिंग ये कंप्लीट टेस्टिंग या होल टेस्टिंग होती है। जितने भी मॉड्यूल्स हैं 1 to 50 और उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में फिट कर देते हैं ताकि एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट का काम करे, वो कहलाएगी सिस्टम टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग ये क्या होती है, एक्सेप्टेंस ये क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से या जो स्टेक होल्डर्स है उनके पर्सपेक्टिव से होती है कि एक बार अगर सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया है, उसकी जब टेस्टिंग की जाती है, ये देखा जाता है कि वो उसकी क्लाइंट्स की जो नीड है या बिजनेस की जो नीड है उसको फुलफिल कर पा रहा है या नहीं, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसको बनाया गया है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, जैसा कि नाम से क्लियर है, ब्लैक बॉक्स आपको बताया था उसमें केवल
एक्सटर्नल बिहेवियर देखना है। इंटरनल क्या है, इंटरनल से कोई मतलब नहीं है। इंटरनल यानी उसकी इंटरनल डिजाइनिंग, इंटरनल कोडिंग वगैरह जो होती है वहां पर कोई मतलब नहीं है। अपने को केवल आउटर साइड का जो फंक्शनल बिहेवियर है उसके ऊपर वर्क करना है। तो यहां पर देखिए क्या क्या अपने को आंसर मिल रहे हैं। तो ए में कह रहा है इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ये किसका काम होता है, ये होता है व्हाइट बॉक्स का। द फंक्शनल बिहेवियर ऑफ द सॉफ्ट, ये करेक्ट है वैसे। टेस्टिंग द डाटाबेस स्ट्रक्चर, ये डाटाबेस की टेस्टिंग करना ये इसके अंदर नहीं आएगा। एनालाइजिंग द कोड एफिशिएंसी, क्योंकि इंटरनल पार्ट के ऊपर वर्क ही नहीं कर रहा है तो कोड एफिशिएंसी का सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो ये नहीं आएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, जो है ये सेकंड पार्ट जो बी इसको डिफाइन करेगा। नेक्स्ट वन, कम टू द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का प्रिंसिपल नहीं है। पहले तो देख लेते हैं। टेस्टिंग शो द प्रेजेंस ऑफ द डिफेक्ट। टेस्टिंग जब करते हैं तो डिफेक्ट्स, बग्स या उसके जो फेलियर्स हैं या फॉल्ट्स हैं उनको शो करना चाहिए। तो ये तो इसका प्रिंसिपल रहेगा। ये नॉट की बात कर रहा है, उस पर्सपेक्टिव से ये रॉन्ग हो जाएगा। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज इम्पॉसिबल, ये भी करेक्ट है क्योंकि एग्जॉस्टिव टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है, 100% टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। टेस्टिंग इज बेस्ट डन ओनली एट द एंड ऑफ, ये वाला अपना आंसर करेक्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। क्योंकि कभी भी टेस्टिंग की जाती है तो ट्राई ये किया जाए जितना अर्ली स्टेज में उसको फाइंड आउट किया जाए उतना बेटर रहता है, उसको फिक्स करना इजी होता है। डेवलपमेंट की जो कॉस्ट आती है वो कम आती है, मिनिमम आती है। जितना लेटर ऑन स्टेज में रहेगा उसकी फिक्सिंग उतनी प्रॉब्लमेटिक रहेगी, उतने ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे डेवलपमेंट टीम में। डेवलपमेंट जो कॉस्ट है दैट विल आल्सो बी इंक्रीज्ड। तो ये वाला जो है यहाँ इसके पर्सन नॉट के हिसाब से पूछा जा रहा है, तो ये वाला आपका करेक्ट है। अर्ली टेस्टिंग सेव्स टाइम्स, ये करेक्ट है, लेकिन इसके हिसाब से ये रॉन्ग हो जाएगा। यस, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? विच डॉक्यूमेंट डिफाइंस द ओवरऑल टेस्टिंग स्ट्रेटेजी, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसोर्सेज फॉर द प्रोजेक्ट। ये यहां जो बात कर रहा है, ये बात कर रहा है टेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से। तो ऐसा जो डॉक्यूमेंट होता है उसको कहा जाता है टेस्ट प्लान। इसको क्या जाता है? टेस्ट प्लान, जिसके अंदर इसके ओवरऑल स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, इसका जो शेड्यूल जो है, कब इसकी टेस्टिंग की जाएगी, कब कब होगी, वो सब इसके अंदर जो है मेंशन होता है। और उसकी रिपोर्ट क्या आ रही है, एवरीथिंग इज टू बी मेंशन इन दिस। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज अ रेग्रेशन टेस्टिंग। रेग्रेशन टेस्टिंग अगर आप लोगों को ध्यान हो, मैंने बताया था एक तो ये फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर पार्ट आता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द फंक्शनल टेस्टिंग। दूसरा ये बताया था कि रेग्रेशन टेस्टिंग के अंदर क्या चीज रहती है कि अगर आप जब भी आपका कोई सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया उसके बाद लेटर ऑन चेंजेस करते हैं, उसमें अपडेशन करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं या न्यू फीचर उसमें ऐड ऑन करते हैं, तो ये वापस दोबारा उसकी टेस्टिंग की जाती है कि जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग उसकी जो फंक्शनलिटीज थी वो डिस्टर्ब तो नहीं हो रही है, कर रही है, उसको री एग्जीक्यूट किया जाकर डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा, न्यू फॉल्ट, न्यू एरर्स तो जनरेट नहीं कर रहा है। तो दैट कम्स अंडर द रेग्रेशन टेस्टिंग। तो इसका देखते हैं टेस्टिंग सॉफ्टवेयर मॉड्यूल फ्रॉम स्क्रैच, नहीं स्क्रैच से नहीं होता है, तो उस पर्सपेक्टिव से ये रॉन्ग हो जाएगा। टेस्टिंग द इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूली इंटीग्रेटेड, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। री एग्जीक्यूटिंग द एग्जिस्टिंग टेस्ट टू एंश्योर दैट न्यू कोड, ओके ये दिस इज द करेक्ट। एंड टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, नहीं ये तो कॉम्पेटिबिलिटी को करेगा वर्कआउट, तो इसके अंदर नहीं आएगा ये। यहां पर तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। यस, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, अल्फा टेस्टिंग। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है, अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग एट द डेवलपमेंट टीम साइड, जो भी कंपनी इसको बना रही है, जो डेवलपमेंट टीम है, जो इसकी क्लाइंट के लोग हैं, उस तरफ ये की जाती है। और बीटा टेस्टिंग जो क्लाइंट है, जो स्टेक होल्डर है, जहां पर उसको डिप्लॉय किया जाता है, उस तरफ वो की जाती है। दैट इज कॉल्ड एज अ बीटा टेस्टिंग। तो यहां तो अल्फा की बात कर रहा है, तो कस्टमर साइड तो बीटा जो होती है वो बीटा टेस्टिंग के लिए, उस पर्सपेक्टिव से ये रॉन्ग हो जाएगा। डेवलपर साइड बाय इंटरनल स्टाफ और सेलेक्टेड ग्रुप, उनका खुद का स्टाफ हो सकता है या आउटसाइड से
जो है रिसोर्स भी किसी को कर सकते हैं, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। एंड इंडिपेंडेंटली टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं, ये उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। आफ्टर द सॉफ्टवेयर हैज बीन रिलीज टू द पब्लिक, नहीं, ये उसके अंदर नहीं आता है। यस, नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ टेस्टिंग एंश्योर्स द सॉफ्टवेयर वर्क्स करेक्टली अक्रॉस डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ब्राउजर्स एंड डिवाइसेस। तो ये तो बात कर रहा है, एक बार उसको डिप्लॉय कर दिया, लेटर ऑन मान लीजिए समय के साथ, टाइम के साथ में टेक्नोलॉजीज चेंज हो गई, हार्डवेयर डिवाइसेस चेंज हो गए, सिस्टम्स चेंज हो गए, क्या उनके साथ भी वो अडेप्ट कर पा रहा है? तो इस प्रकार का जो है वो क्या कहलाता है? कॉम्पेटिबिलिटी टेस्टिंग। तो आपका ये जो आएगा आंसर, ये होगा डी वाला, कॉम्पेटिबिलिटी टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग में तो ये चीज करेगा कि चेक करेगा कि उसको डिफरेंट जो वर्कलोड कंडीशंस हैं उसमें उसकी परफॉर्मेंस कैसे रह रही है, वो रीजनेबल अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है या वहां उसके ऊपर स्ट्रेस आ रहा है। तो यहां पर फिर स्ट्रेस टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग जो वो इसके साथ में आ जाएंगी। नेक्स्ट आ जा रहा है सिक्योरिटी टेस्टिंग। ये तो उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, कोई वीकनेसेस वगैरह है वो है, कोई इसको हैक तो नहीं कर पा रहा है इसके अंदर, या और कोई ऐसे वीकनेसेस हो जिसकी वजह से लेटर ऑन आने वाले टाइम में, फ्यूचर टाइम में देयर में बी क्रिएटेड द थ्रेड्स, तो वो सिक्योरिटी के अंदर आ जाएगा। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यूजेबिलिटी टेस्टिंग, तो ये देखा जाता है यूजर के पर्सपेक्टिव से इजी टू यूज या यूजर फ्रेंडली है या नहीं, तो ये उस कैटेगरी में आ जाता है। तो आपका फाइनल आंसर जो है कॉम्पेटिबिलिटी टेस्टिंग। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड। अ डेविएशन फ्रॉम द स्पेसिफाइड और एक्सपेक्टेड बिहेवियर दैट इज विजिबल टू द एंड यूजर इज कॉल्ड। इस प्रकार से, यानी सिस्टम इस तरीके से बिहेव करता है या अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर करता है, उससे उम्मीद नहीं है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपने कैलकुलेटर से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन है, तो कैलकुलेटर की एप्लीकेशन में क्या होगा? डेफिनेटली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस प्रकार की जो ऑपरेशन से परफॉर्म होंगे। लेकिन अगर आप वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन आपको आउटकम्स कुछ डिफरेंट ही तरीके से मिल रहे हैं या उस तरीके से एक्सपेक्टेड नहीं मिल रहे हैं, जैसे आप एडिशन कर रहे हैं a प्लस बी, तो डेफिनेटली 5 प्लस 3 कर रहा हूं तो मेरे को 8 मिलना चाहिए, 10 प्लस 20 तो 30 मिलना चाहिए, लेकिन 10 प्लस 20 मैं कर रहा हूं और मेरे को रिजल्ट आ रहा है 3, 30 माइनस 10 कर रहा हूं तो 20 आना चाहिए, लेकिन रिजल्ट अदर आ रहा है 50 आ रहा है, तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल रहा है उस एप्लीकेशन का वहां से, तो वो कहलाता है सिस्टम फेलियर। तो उसका एक्चुअल आंसर होगा सिस्टम फेलियर। लेकिन आप यहां देख लीजिए, ये जो वर्ड जो काम में लिए जाते हैं, एरर, फॉल्ट, डिफेक्ट, ये सब थोड़े सिनोनिम्स की तरह लिए जाते हैं। थोड़ा सा बता देता हूं मैं और क्लियर हो जाएगा। एरर से क्या मतलब होता है? एरर यहां जब आप उसके अंदर बात करते हैं, यानी आप, जैसे मैं अभी कैलकुलेटर का एग्जांपल दिया, आप जो है उसके अंदर एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एटसेट्रा है, लेकिन मैं एडिशन की बात कर रहा हूं, एडिशन करना चाहते हैं, लेकिन आपने मान लीजिए ए प्लस बी की जगह ए माइनस बी मेंशन कर दिया। आपको लिखना तो ए प्लस बी था, लेकिन उसकी जगह क्या करें आप, ए माइनस बी आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एन एरर। फॉल्ट या डिफेक्ट या बग भी बोलते हैं, ये आपस में सिनोनिम की तरह ट्रीट होते हैं, लेकिन इसका और ये, इनमें क्या फर्क, माइनरली फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, वही की वही चीज है। ये तो अपन बात कर रहे हैं कि ऐसा लिखा गया है, लेकिन जब ये चीज ए प्लस बी की जगह ए माइनस बी मैंने कोडिंग के अंदर जब मेंशन कर दी, लाइन ऑफ कोड के अंदर ये जब मेंशन हो जाता है, इसको राइट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द फॉल्ट या बग कहलाता है या डिफेक्ट कहलाता है, जो एरर को जनरेट करता है। जब एरर जनरेट हो गई तो उसके बाद डेफिनेटली सिस्टम आपका अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो प्रोवाइड करेगा, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हो जाएगा, तो वो उसका कहलाएगा सिस्टम फेलियर। यस, लास्ट क्वेश्चन सिस्टम टेस्टिंग के अंदर, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस इज अ टेक्निक दैट बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? क्या कहेंगे इसके? बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस की बात कर रहा है, तो बाउंड्री वैल्यू एक्सटर्नल बिहेवियर की बात हो रही है, तो सीधी सीधी बात है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, तो ये तो आपका हो जाएगा, किसके साथ हो जाएगा? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ये तो इंटरनल की बात करता है, ग्रे बॉक्स तो व्हाइट और ब्लैक बॉक्स का कॉम्बिनेशन होता है। परफॉर्मेंस तो एक परफॉर्मेंस और स्ट्रेस उससे रिलेटेड, तो ये भी नहीं होगा।
तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। लेकिन एक चीज बता देता हूँ, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के अंदर होता क्या है ये समझने की कोशिश कीजिए। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का मतलब होता है, अगर आपने मान लीजिए मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर से रिलेटेड आपने कोई प्रोग्राम लिखा है और उसकी रेंज डिसाइड की है कि आप जो वैल्यूज देंगे वो 10 से लेके 100 तक होंगी, केवल ये इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, इनके बीच ही वो प्रोग्राम जो है मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स को का जो रिजल्ट है वो जनरेट करना चाहिए। तो यानी इसका मतलब 10 से लेके 100 इंक्लूडिंग बोथ ऑफ दीज नंबर्स, 10 20 50 वॉट एवर, इन सबके साथ में वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे देगा। लेकिन 10 की जगह पे अगर आप 5 लिख रहे हैं, 9 लिख रहे हैं, यानी वो वैल्यू क्या लिख रहे हैं जो इस रेंज के बाहर है, या 100 से ऊपर की कोई वैल्यू 150 200 300, उन वैल्यूज को एक्सपेक्ट रिजल्ट नहीं देगा, उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, या तो रिजल्ट ही नहीं दे देगा या वो मना कर देगा कि दैट विल नॉट वर्क फॉर दोज वैल्यूज। तो ये कहलाता है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कर रहे हैं 10 क्वेश्चन वो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस से रिलेटेड है, 11 to 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है अपने को, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है, एरर करेक्शंस, एनहेंसमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज, नेक्स्ट डिलीशन ऑफ ऑब्सोलेट कैपेबिलिटीज, ऑल ऑफ द, इसमें डेफिनेटली दिख रहा है कि ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का मेन पर्पस क्या होता है, जो भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर दिया उसको अपडेट करना, उसको मॉडिफाई करना, फिर कोई न्यू फीचर ऐड करना, तो डेफिनेटली उसमें, और उसके अलावा अगर सिस्टम स्मूथली वर्क कर रहा है देखना कि कोई बग वगैरह या कोई एरर वगैरह तो फाइंड आउट, तो वो एरर करेक्शन के अंदर जाए। एनहेंसमेंट ऑफ द कैपेबिलिटीज को उसको थोड़ा एनहेंस करना, ऑलरेडी जो सिस्टम बना दिया गया उसको और अपग्रेड करना ताकि स्मूथली फंक्शनिंग न्यू जनरेशन के साथ में जो अदर जो टेक्नोलॉजीज चेंज होगी उसके साथ वो अडेप्ट कर पाए। डिलीशन ऑफ द ऑब्सोलेट कैपेबिलिटीज, जो आउटडेटेड चीजें हैं जिनका कोई यूज नहीं है अब सिस्टम के साथ, उनको वहां से हटा देना। तो ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग द सॉफ्टवेयर टू अडेप्ट टू चेंजेस इन इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट, न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस। और मैंने आपको इसमें बताया था ये जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो आता है, ये टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए है। आपको इनके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, इनके एग्जाम्पल्स, इनके टाइप्स किस कैटेगरी से आता है उसके ऊपर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आता है, तो आपको एग्जाम में छोड़ना नहीं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या क्या कह रहा है अपन, तो यहाँ जो बात कर रहा है उसके हिसाब से न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम और ये उसको अडेप्ट करना चाहिए, न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस या जो भी हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया और उनको क्या कर रहा है वो एडेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट करता है। डेफिनेटली ये सारा किसके अंदर आ जाएगा, आपका एडेप्टिव मेंटेनेंस के अंदर आ जाएगा। करेक्टिव के अंदर अब देखिए, अगर ये तो आ जाएगा, लेकिन ये आप देखिए कि करेक्टिव है, ये वैसे रॉन्ग है चलिए, लेकिन करेक्टिव के अंदर क्या करते हैं, करेक्टिव के अंदर क्या चीज होता है, करेक्टिव मेंटेनेंस के अंदर क्या करते थे, उसकी जो डिजाइनिंग है, उसकी जो कोडिंग है, उसको स्टडी करते हैं, उनमें कोई फॉल्ट है, कोई एरर है, उसको फाइंड आउट करके उसमें से उसे बग फ्री करते हैं, तो वो कहलाता है करेक्टिव वाला पार्ट। नेक्स्ट है परफेक्टिव। परफेक्टिव से मतलब ये हो जाता है यहाँ पर, यहाँ के हिसाब से तो रॉन्ग है ये, यानी अपन उसको परफेक्ट बना रहे हैं। परफेक्ट ये बना रहे हैं कि जो सिस्टम था अपन ने उसको उसके हिसाब से कर दिया है, लेकिन अब लगता है टाइम के साथ में उसमें अपन अपग्रेडेशंस वगैरह कर रहे हैं, उसके जो वीक पॉइंट्स हैं वो हटा रहे हैं, न्यू सेगमेंट्स में ऐड ऑन कर रहे हैं, क्लाइंट्स की, यूजर की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फिल करके उसको अपग्रेड करते हुए यानी उसको परफेक्ट बना रहे हैं, तो वो हो जाएगा परफेक्ट। प्रिवेंटिव से मतलब है कि अभी एट ए टाइम तो सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है ऐसे, लेकिन ऐसा फ्यूचर डेंजर नजर आ रहा है कि अगर आने वाले टाइम में इसको नहीं किया अपग्रेड, जैसे मान लो रैम है, रैम की साइज को अपने को लग रहा है सिस्टम के अकॉर्डिंगली अपने पास स्केलेबिलिटी कंसेप्ट भी है, अपन स्केल अप कर सकते हैं ताकि सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए, तो अपने को अपग्रेड करना चाहिए। हार्डवेयर वगैरह अदर कोई चेंज करना है तो उसको चेंज कर लेते हैं। ऐसा लगता है नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम ये ऑब्सोलेट हो चुका, आउटडेटेड हो गया है और आने वाले टाइम में
अदर ऐप्स के साथ में, अब अदर एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगा। तो ये कुछ फीचर्स के ऐसे फीचर्स हैं जो लगता है उस सिस्टम के साथ वर्क नहीं कर पाएंगे, कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे आपने देखा होगा 2G 3G 4G 5G का ये डाटा कम्युनिकेशन के अंदर यूज हो रहा है। तो अब आज की डेट में अगर आप 5G यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली 2G की जो एप्लीकेशन है वो आउटडेटेड हो गई हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। अगर कुछ चला भी रहे होंगे, उनको अगर प्रॉपर वे में नहीं किया है तो स्लो चलेंगे, या कुछ सिस्टम के ऊपर तो वो वर्क ही नहीं करेंगे, रन नहीं करेंगे। तो वो यहाँ पर हो जाता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये प्रोएक्टिव होता है इस केस के अंदर। तो ये भी इस पर्सपेक्टिव से तो रॉन्ग है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये अपनी बता चुके हैं, जाएंगे तो क्विकली अपन कर पाएंगे। फिक्सिंग द बग्स फॉल्ट्स एंड एरर आफ्टर इट्स रिलीज एंड फॉल्ट्स अंडर विच कैटेगरी, इनको मैंने अभी बताया था, डिजाइन कोडिंग और उसके अंदर कोई फॉल्ट्स एरर वगैरह आ रहे हैं, इसको अपन किस कैटेगरी के अंदर लेते हैं, करेक्टिव के अंदर। इसको डायरेक्टली देख लेते, इन फोर्स रिलेटेड कोई आएंगे तो क्विकली कर लेंगे। एडिंग द न्यू फीचर्स, इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी, ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, यानी ये सारे फीचर लगा के ऑप्टिमाइजिंग करके न्यू फीचर ऐड करके अपन सॉफ्टवेयर को क्या कर रहे हैं, परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रहे हैं, उसको और परफेक्ट बना रहे हैं। तो इसका मतलब है ये किसके अंदर आ जाएगा, परफेक्ट मेंटेनेंस। नेक्स्ट वन, विच टाइप ऑफ मेंटेनेंस इज अंडरटेकन टू प्रोएक्टिवली, ये प्रोएक्टिवली काम कर रहा है, अभी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बताया बग नहीं है, वो नहीं है, लेकिन उससे पहले ही वो उसके ऊपर वर्कआउट कर रहा है। तो प्रोएक्टिवली से रिलेटेड जब आता है तो वो हो जाता है आपका प्रिवेंटिव। यस, इन 4 टाइप के जो क्वेश्चन से रिलेटेड के ऊपर वर्कआउट कीजिएगा आप लोग, और भी अगर क्वेश्चन मिलते करते हैं तो प्रैक्टिस कीजिएगा, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन 100% आते हैं। द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इज टेकन, सबसे ज्यादा जो इसकी जो कॉस्ट लगती है वो कौन से मॉड्यूल के ऊपर, कौन से पार्ट के ऊपर लगती है SDLC के, तो वो आपका आंसर हो जाएगा मेंटेनेंस कॉस्ट। इसका रीजन ये रहता है कि जो सॉफ्टवेयर जो है उसका लगभग 60 to 80% जो कॉस्ट है वो लगभग इसके अंदर आ जाती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को अपना बहुत जो आफ्टर डिप्लॉय करने के बाद में बहुत लंबा टाइम स्पेंड जो है उसको स्पेंड करना होता है। उसके बाद उसमें अपडेशन होते हैं, मॉडिफिकेशन होते हैं, न्यू फीचर उसमें ऐड ऑन होते हैं, उनको बग फ्री बनाया जाता है, उसको उसमें एडेप्टेशन का ध्यान रखा जाता है। तो इस वजह से इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है नियरली 60 to 80% तक पड़ जाती है ओवरऑल, अगर निकाली जाए तो ये इसका हो जाएगा सबसे ज्यादा जी। यस, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज इन सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट चैलेंज देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ अनलिमिटेड रिसोर्सेज, तो ये कोई सिग्निफिकेंट चैलेंज, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो वहां कोई इश्यू नहीं है, अपने को जितनी नीड है अपन उनको यूज में लेंगे, तो ये तो नहीं होगा। ऑलवेज हैविंग अप टू डेट डॉक्यूमेंटेशन, ये तो अगर अप टू डेट डॉक्यूमेंटेशन है तो ये तो अपने लिए बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है, क्योंकि अपन उसको रीड करना, स्टडी करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा लेटर ऑन, जब इसका उसमें मॉडिफिकेशन वगैरह करते हैं, अपडेट वगैरह करते हैं। पुअर डॉक्यूमेंटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, ये वाला रहेगा अपने इस आंसर से रिलेटेड। इसका मतलब ये है कि अगर आप जब भी सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, अगर न्यू मेंटेनेंस टीम आ गई, उसको नहीं पता है कि पुरानी मेंटेनेंस टीम ने क्या काम किया है, अगर आपके पास में डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, क्या क्या सिस्टम चेंज किए हैं, उनको क्या करना है, तो हो सकता है उनको दिक्कत आ जाए, उसमें टाइम ज़्यादा यूज हो जाए मेंटेनेंस के अंदर, उसकी डेफिनेटली उसके इसमें कॉस्ट भी इसकी बढ़ जाएगी। तो इसलिए बेटर रहता है कि उसका डॉक्यूमेंटेशन एप्रोप्रिएट होना चाहिए, ताकि उनको सिस्टम को समझने में आसानी रहे। स्टेबल एंड अनचेंजिंग यूजर रिक्वायरमेंट, ये तो चलो ठीक है, वो क्लासिकल तरीके से चल रहा है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है उसके हिसाब से, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, when a change is made to software system during maintenance, okay, which type of testing was crucial to ensure that the change has not unintentionally affected existing, मतलब आप इसलिए ये कहना चाह रहा है कि सॉफ्टवेयर जो मेंटेन कर रहे हैं कौन सा रहेगा कि उसने जो सिस्टम की फंक्शनलिटी जो है उसमें चेंजेस किया गया है, कुछ एड ऑन किया गया है, उसने सिस्टम की फंक्शनलिटी को तो इफेक्ट नहीं किया है। तो ये आपको मैंने किसके अंदर बताया था, रेग्रेशन टेस्टिंग के अंदर। तो ये पार्ट आपका आ जाएगा रेग्रेशन टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में तो इंडिविजुअल होती है, सिस्टम में
होल जितने भी कंपोनेंट्स हैं, मॉड्यूल्स, उन सबकी टेस्टिंग होती है। इंटीग्रेशन में सम ऑफ द यूनिट्स जो होते हैं, सम ऑफ द मॉड्यूल्स जो होते हैं, उनको कंबाइन करते हुए टेस्टिंग की जाती है। तो आपके ये तो नहीं होंगे आंसर ए, बी और डी, और आपका फाइनल आंसर हो जाएगा सी। इससे ये क्वेश्चन बहुत काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो देख लीजिएगा इसे। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस? चलो इसके पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। टू रीराइट द एंटायर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एनुअली, ये तो कोई प्राइमरी गोल नहीं, एंटायर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्यों लिखेंगे, एनुअली क्यों लिखा जाएगा? टू एंश्योर द सॉफ्टवेयर रिमेन्स फंक्शनल रिलायबल थ्रू आउट, ये इसका प्राइमरी गोल है। इसका प्राइमरी गोल ये रहता है, सॉफ्टवेयर जब मेंटेन किया जाता है, कि सॉफ्टवेयर जो है अपने जो ड्यूरिंग जो लाइफ स्पेन है उसमें स्मूथली फंक्शन करना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल मतलब कि जब आप इनपुट दे रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो जेन्युइन आउटपुट आ रहा है, कर रहा है, वो अपनी परफॉर्मेंस सही ढंग से कर पा रहा है, स्पीड अप है, स्पीड वगैरह उसकी स्लो नहीं हो रही है, न्यू इन्वायरमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंगली काम, तो ये सारे आ जाते हैं। तो बी वाला इस बी का करेक्ट है। बाकी देख लेते हैं आगे का क्या है। टू ओनली फिक्स क्रिटिकल बग्स रिपोर्टेड, बट नहीं, ऐसा नहीं है कि क्रिटिकल खाली बग्स को कर दो, तो वो इसका प्राइमरी गोल नहीं होता है। टू रिड्यूस द इनिशियल डेवलपमेंट कॉस्ट, ये इसकी कोई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है। कॉस्ट को रिड्यूस करना ये तो इसका गोल तो होता है, नो डाउट, लेकिन ये इसका प्राइमरी गोल नहीं होता। इसी के अराउंड ही काम नहीं करते, खाली कॉस्ट को कम कर दिया जाए। Which of these is not a phase of the typical software maintenance? सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का फेस नहीं है। ओके, ये आइडेंटिफिकेशन प्रोडक्ट ये तो इसका रहेगा, एनालिसिस ये भी रहेगा, इनिशियल मार्केट ये नहीं होगा, एंड टेस्टिंग ये रहेगा। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का ये वाला जो पार्ट है, इनिशियल मार्केट रिसर्च, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, न्यू प्रोडक्ट जो है, ये उसका फेस है। जो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस जो प्रोसेस होता है उसके अंदर ये वाला स्टेप नहीं आता। ये SDLC जो न्यू प्रोडक्ट है उसका फेस होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। और इसके साथ, इसी के साथ अपने जो 20 क्वेश्चंस हैं कंप्लीट हो गए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ करवाए हैं काफी अच्छे हैं, आप लोगों को समझ में भी आ गए होंगे। यदि फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो मुझे वो टेलीग्राम चैनल पर या कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है, तो मैं अपनी तरफ से उसे रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।